पाकिस्तान ने सफारती महाज और दिफाई महाज पर कामयाबियां हासिल की, मगर हमसायों से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार ना हो सके। अफगान तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द ग्रोहों की मदद जारी रखी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जंग भी हुई, भारत के साथ एक जंग भी लड़ी। आलमी मंजरनामे को देखा जाए तो पाकिस्तान ने गजा मसले को हल करने में अहम तरीन किरदार अदा किया। ईरान इसराइल जंग के बाद अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने बदले में कतर में अमरीकी एयर बेस पर हमला कर दिया। ईरान को साइंसदानों और आला अस्करी ओहदेदारों की शहादत का सामना तो करना पड़ा, मगर ईरान ने इसराइल के खिलाफ भरपूर दिफा करके इसराइल की साख को बुरी तरह मुतासिर किया, नुकसान पहुंचाया। ईरान ने दिफा तो भरपूर किया, मगर गुज़िश्ता 3 रोज से ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं। महंगाई के खिलाफ एहतजाज 3 रोज से जारी है और तेहरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तलबा भी सड़कों पर निकल आए हैं। गुज़िश्ता 3 दिन से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम और ताजरों ने डॉलर की कीमत में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरे किए हैं। इतवार के रोज डॉलर की कीमत एक मौके पर 114,000 तोमान से भी तजावुज कर गई थी, जिसके बाद ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह ने अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया, मगर एहतजाज फिर भी जारी रहा। रियाल हालिया हफ्तों के दौरान तेजी से गिर रहा है। ईरान अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादियों की बदौलत पाबंदियों और सफारती दबाव का शिकार है और इतवार को जब एहतजाज शुरू हुआ तो एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 1.42 मिलियन रियाल पर ट्रेड हो रहा था, जबकि एक साल कबल 8,20,000 रियाल था। नाजरीन, कई दिहाइयों की मगरबी पाबंदियों से मुतासिर मुल्क की मईशत सितंबर के आखिर से मजीद तनाव का शिकार है, स्पेशली सो कि जब अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक 10 साल कबल उठाई गई बैनुल अक़वामी पाबंदियों को बहाल किया। ईरान में अफरात ज़र तकरीबन 50% पर खड़ा है, जबकि करेंसी की कदर में कमी ने यानी कि द डिप्रिशिएटिंग करेंसी हैज़ फोर्स्ड अप द इंपोर्ट प्राइसेस, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मजीद मुतासिर हुई है। बात करेंगे पाकिस्तान 2025 में कहाँ खड़ा है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि हमारे यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट डेकेड हाई नंबर्स को रीच कर रही है, दिहाइयों में सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंची हुई है और अनलेस हम लोग ग्रोथ को 5 से 6 या 7% तक नहीं बढ़ा देते, बेरोजगारी में इजाफा होता चला जाएगा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशी अमूर मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 2025 का आखिरी दिन है, मुआशी एतबार से 2025 को आप कैसे कैटेगराइज और रेट करेंगे? वाज इट अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में 2025 मईशत के हिसाब से कदरे बेहतर रहा। जो तवक्कुआत थी उसी के हिसाब से स्टेबिलिटी भी आई। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तवक्कुआत में नहीं थी मगर हो गई। तो मैं कहूँगा इन बेटर देन स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन कहें कि ये साल गुजरा है। सर, ये दुरुस्त है कि अब इस साल प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संग मील जो है वो अचीव किया है, लेकिन पाकिस्तान को आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और आरएसएफ के तहत जो फंडिंग मिली, डिफॉल्ट का खतरा भी हमने कम होता देखा, मगर पॉलिसी स्पेस जो है वो महदूद रही है। 2026 में आईएमएफ के बगैर क्या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार देख रहे हैं आप, या फिर हर बजट, हर तवानाई टैरिफ और हर टैक्स पॉलिसी अमली तौर पर आईएमएफ की एडवाइस, गाइडेंस, मुशावरत से ही तय होगी फॉर द कमिंग ईयर एज वेल? जहां तक आईएमएफ का ताल्लुक है, देखिए आईएमएफ के साथ 2025 में ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। पाकिस्तान ने उनके रिफॉर्म प्रोसेस को जारी रखा, 2026 में भी जारी रखा जाएगा। अब ये कहना कि हम जकड़े हुए हैं आईएमएफ में, तो आईएमएफ के पास हम गए, आईएमएफ हमारे पास तो नहीं आया है। फंसे हुए हम थे, हम आईएमएफ के पास गए हैं, डिफॉल्ट हम हो रहे थे। तो ये सिलसिला मुझे लगता है 26 में जारी रहेगा, मगर कदरे इकोनॉमी ग्रेजुअल रिकवरी की तरफ जा रही है। हमें लग रहा है शायद इस साल, आने वाला साल है, उसमें जीडीपी जो है 3.25-4% तक बढ़ जाएगी। तो सुहेल साहब, वफाकी हुकूमत ने जो इस साल रिकॉर्ड कर्ज लिया है, हमने देखा है कि ये ज़रूर है कि सकूक बॉन्ड्स और कलील मुद्दती कर्जों का हिस्सा भी बढ़ा है, लेकिन क्या अगले साल भी मसला कर्ज की मिकदार या फिर कर्ज की साख्त ही रहेगा? 2026 में कलील मुद्दती और महंगे कर्जे, डेट सर्विसिंग को हम लोग किस हद तक जो है वो गैर पायदार बना सकेंगे? नहीं, देखिए कर्जा बढ़ना ये कोई बुरी बात नहीं है। कर्जा बढ़े और आपकी इकोनॉमी ना बढ़े तो ये बुरी बात है। तो डेट टू जीडीपी तो पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है, हम्म। पिछले साल भी बेहतर हुआ, बल्कि डॉलर डेट तो पिछले 2.5 साल से बढ़ा ही नहीं है। तो मेरा ख्याल में डेट रेशियोज पाकिस्तान के रिलेटिवली बेहतर हो रहे हैं और ये मजीद बेहतर होने की गुंजाइश है। अभी भी जितनी पाकिस्तान की कुवत है उससे ज्यादा डेट
टू इक्विटी रेशियो है, डेट टू जीडीपी रेशियो है, मगर डेट रेशियो बेहतर हो रहा है। मगर ये नॉट टू कंसर्न्ड विद ग्रोथ रेट, डेट टू जीडीपी तो आप बजा फरमा रहे हैं, मगर इट हैज टू बी एट अ रेट विच इज ऑफ कोर्स जिधर आपकी ग्रोथ भी पैरेलल उतनी तगड़ी तौर पे आगे बढ़ रही हो। यू नॉट, आपको लग रहा है कि वी आर ऑन ट्रैक? हाँ, देखिए ग्रोथ आइडियली तो 6% होनी होनी चाहिए या 5% होनी चाहिए, मगर जिस मुल्क के पास रिजर्व कमजोर हैं, जिस हम्म। मुल्क की ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट वुल्नरेबल है, वहाँ अगर आप एक्सेल चौथे गियर में जाएंगे तो फिर वही होगा जो 2018 में हुआ, फिर वही होगा जो 2022 में हुआ, कि जीडीपी 6% तो बढ़ जाएगी और जो भी हुकूमत है वो मशहूर हो जाएगी, मगर अगले साल फिर हम डिफॉल्ट के दहाने पर होंगे। आंसर देन तरसीलात भी $38 बिलियन से तजावुज कर गए हैं। अखराजात और आमदन में अभी भी बहुत बड़ा फर्क अनफॉर्चुनेटली बरकरार है। लग तो ऐसा रहा है कि हम तरसीलाते ज़र पर डिपेंड कर रहे हैं अब। और फिर 2026 में भी मैं नंबर्स देख रही थी। आई मीन, डू यू फील कि हम फिर भी एक रिमिटेंस डिपेंडेंट इकोनॉमी ही रहेंगे, या बरामदाद और गैर मुल्की सरमाया बढ़ने की उम्मीद है आपको कमिंग ईयर में? बट नहीं, देखिए ये स्ट्रक्चर पाकिस्तान के लिए बड़ा यूनिक है कि हमारा रेमिटेंस जो है वो तकरीबन एक्सपोर्ट्स के बराबर हो गया है। अगर हम्म। गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट जमा कर लें तो वो रेमिटेंस के बराबर हैं। हम्म। ये एक ब्लेसिंग भी है और एक ये चैलेंज भी है, क्योंकि दिस इज नॉट अ हाई क्वालिटी इनफ्लो। हाई क्वालिटी इनफ्लो एक्सपोर्ट से ही आता है, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज की हो। तो शॉर्ट टर्म में तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि रेमिटेंस जो है वो रुपए की कदर को, एक्सटर्नल अकाउंट को सपोर्ट करती रहेंगी, मगर जब आपके रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 20-25 बिलियन डॉलर हो जाएं, हम्म। फिर मुझे लगता है कि हुकूमत को थोड़ा सा प्रो ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ताकि एक्सपोर्टर्स को जो इश्यूज हैं वो खत्म हो और रियल जो है प्रोडक्टिव प्रोडक्शन लेड एक्सपोर्ट ग्रोथ हो। हम्म। सर, ये टेक्सटाइल, सीमेंट और ऑटो सेक्टर में पैदावारी सलाहियत बढ़ी है, मगर बरामदी सेक्टर जमूद का शिकार रहा है। सो यकीनन मसला तो तवानाई लागत, कम वैल्यू एडिशन और फिर सनती पॉलिसी का एक अदम तसलसल कह लीजिए ये है। मगर इसको कैसे तोड़ा जाए आपके नज़दीक? क्योंकि अब तो बुनियादी जो मुआशी इशारे हैं इस्तेकाम और स्टेबिलिटी का शिकार आप कह सकते हैं, मगर यू नो वी आर इन अ स्टेबलाइज्ड, आप कह रहे हैं, कंडीशन में हैं। बट हाउ डू वी ब्रेक दिस साइकिल? देखिए मिस्टर, मैंने कहा कि दो बड़े इशू चैलेंजेस हैं, एक है एनर्जी रेट्स और एक है टैक्सेस। तो एनर्जी रेट्स अब बढ़ना रुक गए हैं और बल्कि कम होने की उम्मीद है, हम्म। और हो सकता है कि 6-8 महीने में अगर कुछ हम्म। रियायत मिल जाए या कोई डिमांड बढ़े जिससे कॉस्ट कम होती है पाकिस्तान में, तो वो एक फायदा रहेगा। दूसरा जो है, और हमने देखा है पाकिस्तान के पुराने आईएमएफ प्रोग्राम में भी, कि जब 2 साल गुजर जाते हैं तो फिर आईएमएफ थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाला जो बजट है जून में या मई में, उसमें जो सुपर टैक्स की मद में कुछ कमी की जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी के जो चैलेंजेस हैं उसको काबू करने में आसानी होगी। And sir, lastly, you know, the exodus of people is a big issue. 2025 में 30 लाख से जायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए। एक जानिब इससे तरसीलात तो ज़रूर बढ़ती हैं, मगर हमारी लेबर मार्केट में से तो लोग निकल रहे हैं, एंड देयर इज़ अ डिस्ट्रस्ट एंड इट डज अफेक्ट अस। सो 2026 में हुनरमंद अफराद, पीपल हु हैव मोर टू गिव, उनके इनखला को कैसे रोका जा सकता है? देखिए ये इकोनॉमिक थ्योरी है कि जहां भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होंगी और टैक्स कम होंगे, लोग वहां जाएंगे। तो पाकिस्तान के साथ दो अलमिया था, एक तो इकोनॉमिक हालात सही नहीं थे जो अब कदरे बेहतर हो रहे हैं, और हमें तो नजर आ रहा है कि सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और जो क्वालिफाइड लोग जो हैं वो मिल नहीं रहे। हम्म। तो ये इकोनॉमिक थ्योरी है डिमांड सप्लाई की, जो पाकिस्तान में पहले डिमांड कम थी अब डिमांड बढ़ी है, तो हम्म। थोड़ी सी बेहतर हो रही है। जहां तक एक दूसरा इशू है वो है टैक्सेशन का। अच्छा, वो इशू पाकिस्तान का नहीं है, वो इशू दुबई का या सऊदी अरेबिया का है, जहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, वर्सेस 30-35% पाकिस्तान में है, 35-40% इंडिया में है, 30-35% बांग्लादेश में है, बल्कि यूरोप में भी 40% है। तो वो तो एक पूरी दुनिया के लिए इशू है कि जो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री जो टैक्स नहीं दे रहे, तो वहाँ दुनिया भर से लोग जा रहे हैं, और ये हमने देखा है कि दुबई हैज बिकम मोस्ट हम्म। एक्सपेंसिव देन मैनहट्टन। तो आई थिंक एक इशू जो है वो मुझे थोड़ा सा हल होता हुआ नजर आ रहा है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे कुछ मौके पैदा हो रहे हैं, मगर जो टैक्स का इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस हो, पूरी टैक्स रिजीम को एक बार फिर हमें एड्रेस करना होगा। इधर बिजनेस करना वायबल ही नहीं रहा, बड़ा मुश्किल हो चुका है सर। तो अब आपको लग रहा है ये प्रायोरिटी है इस गवर्नमेंट की कि इसको एड्रेस किया जाए?
ये मुझे लग रहा है, जिस तरह मैंने कहा कि आईएमएफ हमेशा साल 2 साल अगर सक्सेसफुल होते हैं तो फिर रियायत देता है। बज़ाहिर लग रहा है कि शायद जो हाई टैक्स ब्रैकेट में है, स्पेशली जो सुपर टैक्स भी दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ छूट जो है आने वाले दिनों में बजट में मिलेगी। और इसी तरह जो सैलरीड क्लास में भी जो 60,000 70,000 की जो लिमिट है वो बहुत ही कम है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हो सकता है कि उसमें भी कुछ रियायत हो। तो बज़ाहिर लग रहा है कि आईएमएफ की तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आने वाले बजट में नेक्स्ट ईयर देखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल मौजूद थे, माहिर मुआशी अमूर हैं।